हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का डीएवी का क्लास 6 एसएसटी है। चैप्टर 1 है द प्लेनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। तो आज हम क्लास 6 की एसएसटी का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी कैन सी काउंटलेस ग्लिटरिंग टाइनी ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई एट नाइट। मोस्ट ऑफ these appear twinkling. They are stars. The other glittering objects which do not seem to be twinkling may be planets. During the day we see the sun which is also a star. तो हम लोग रात के समय में आसमान में बहुत सारे टिमटिमाते हुए ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, और जो ये बहुत सारे जो टिमटिमाते हुए ऑब्जेक्ट जिसे हम देखते हैं इन्हें हम स्टार कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्टार, तारे कहते हैं। और ये जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग रात में देखते हैं विच डू नॉट सीम टू बी ट्विंकलिंग मे बी प्लेनेट, ये जो है सो ये प्लेनेट भी हो सकते हैं। और जैसे कि दिन के समय में हम सूर्य को देखते हैं और जो कि वो भी एक स्टार है। तो जो सन है वो भी एक क्या है? स्टार है, और जिसे हम दिन के टाइम में डे में देखते हैं, और नाइट में हम जो स्टार्स देखते हैं वो होता है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई विच अपीयर सिमिलर टू अस आर द heavenly bodies. The sun, the star, the moon, the planet and other objects are on heavenly or celestial bodies. You would be surprised to know that even our earth on which we live is a celestial body. तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हम आसमान में देखते हैं, जो भी मतलब कि जैसा भी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम देखते हैं वो क्या कहलाता है? वो हेवनली बॉडीज़ कहलाते हैं, यानी कि खगोलीय पिंड उसे कहा जाता है। जैसे कि सन है, स्टार है, मून है और अदर कोई भी प्लेनेट है। मतलब कि इस तरह के जितने भी जो भी ऑब्जेक्ट्स जो कुछ भी हम आसमान में देखते हैं वो या तो हेवनली बॉडीज़ कहलाते हैं। हेवनली बॉडीज़ या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़, बोथ आर सेम, तो उन्हें हम यही हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। और आपको ये जानकर भी बहुत आश्चर्य होगा कि जो अर्थ है जिस पे हम रहते हैं यह भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। The stars and the planets which we see in the sky are very small part of the vast space which is limitless. तो जो स्टार्स और जो प्लैनेट्स हम आसमान में देखते हैं वो स्पेस का एक बहुत बड़े जो स्पेस है, बहुत बड़ा, उसका एक छोटा सा पार्ट ही है। जो स्टार्स और प्लैनेट्स को हम देखते हैं वो ये इतना ही आसमान नहीं है। आसमान जो है, स्पेस जो है वो बहुत बड़ा है, एकदम लिमिटलेस है, और उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम देखते हैं, जो स्टार्स को और प्लैनेट्स को। देयर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज स्प्रेड ओवर द वास्ट स्पेस। दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, हेंस वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ देम। द वास्ट लिमिटलेस स्पेस विच इंक्लूड्स ऑल सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड यूनिवर्स। तो जो ये सेलेस्टियल बॉडीज़ जो ये विशाल स्पेस में बिलियंस की संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में, बिलियंस में ये सेलेस्टियल बॉडीज़ फैले हुए हैं, और ये हमसे कितना है? ये हमसे बहुत दूर है, और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। इतने ज़्यादा दूर हैं कि हम तो कुछ ही को ही देख पाते हैं, सबको हम देख भी नहीं पाते हैं। और ये जो विशाल लिमिटलेस स्पेस है ना, इसमें जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं इन सब को मिला के हम क्या कहते हैं? इन सब को हम यूनिवर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट है गैलेक्सीज़। दो देयर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज स्प्रेड इन द वास्ट यूनिवर्स, दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस। तो ये जो बिलियंस सेलेस्टियल बॉडीज़ जो फैली हुई है यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा, ये सब एक कोई मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है स्पेस में, कि सब जगह समान मात्रा में यहाँ इतनी दूरी पर ऐसे है। कोई भी मतलब कहीं भी जो है, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है कोई भी कहीं भी है, कोई ज़्यादा दूरी है एक दूसरे से तो कोई ज़्यादा कम दूरी पर है, इस तरह है। मतलब कि ये मतलब बराबर मात्रा में या किसी सिस्टम यूनिफॉर्मली मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है स्पेस में। द काउंटलेस स्टार्स इन द स्पेस फ्रॉम ह्यूज क्लस्टर्स। और जो ये स्पेस का जो स्टार्स का जो ह्यूज क्लस्टर है वो स्पेस में, तो ये जो काउंटलेस स्टार्स हैं मतलब अनगिनत तारे स्पेस में
एक बहुत बड़ा क्लस्टर बनाते हैं, यानी कि अपना एक ग्रुप बनाते हैं। तो तारों का जो ग्रुप होता है ना, उसको हम क्लस्टर कहते हैं। तो ये जो ग्रुप बनाते हैं उसे हम तारों के ग्रुप को क्लस्टर कहते हैं। वन क्लस्टर में कंटेन बिलियंस ऑफ स्टार, और एक क्लस्टर में कितने स्टार होते हैं? बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं एक क्लस्टर में। ऑल द स्टार्स इन द क्लस्टर आर हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो और ये जो सभी स्टार्स के सभी स्टार का जो क्लस्टर है वो एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट किए हुए रखता है। Such a huge cluster of billions of stars along with a giant collection of gas and dust is called galaxy। और इस तरह का जो ये ह्यूज क्लस्टर है स्टार्स की जो बिलियंस की संख्या में है ये, और जो गैस है स्पेस में और जो डस्ट है, इन सब को मिलाकर के जो बनता है उसको हम गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। आवर अर्थ अलॉन्ग विद द अदर प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो जो हमारा अर्थ है वो क्या बनाता है? हमारा अर्थ और जो अन्य प्लैनेट है वो सब मिल कर के सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो हमारे कितने प्लैनेट्स हैं आप लोग को पता होगा? 8 प्लैनेट्स होते हैं यूनिवर्स में। तो इन सब को मिला करके 8 प्लैनेट्स, जिसमें अर्थ भी शामिल है, इन सब को मिला करके सोलर सिस्टम बनता है। द सोलर सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द आउटवार्ड स्पायरल ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे जो हमारा है स्पायरल शेप का जो है उसके बाहरी किनारे पर स्थित है। मोस्ट लाइकली देयर आर बिलियंस ऑफ अदर सोलर सिस्टम इन आवर गैलेक्सी एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। तो इसी तरह जो है सो बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है। इस गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं और बहुत सारे गैलेक्सीज यूनिवर्स में हैं। तो जैसे कि देखिए, ये मान लीजिए एक है गैलेक्सी और इसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं इस तरह के। ठीक है, तो देखिए ये जो बहुत सारे, मैं दोबारा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है गैलेक्सी और इसके अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं और इस तरह के बहुत सारे गैलेक्सीज मिलकर के क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है। और इन सब के अंदर भी सोलर सिस्टम होते हैं। तो इस तरह से यूनिवर्स बनता है। As we know, there are different types of celestial bodies in the universe. Let us learn more about them. तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत तरह के celestial bodies जो है यूनिवर्स में हैं, और आगे हम उसके बारे में आपको आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन से celestial bodies यूनिवर्स में हैं। तो जो हम ये पहला पढ़ने जा रहे हैं celestial body के बारे में वो है स्टार। तो स्टार के बारे में पढ़ते हैं। Stars are self-luminous heavenly bodies. They are made up of hot gases. They generate heat and light and radiate in the space. The number of stars is countless. We can see all of them at a time. तो जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं, यानी कि उनके पास खुद का अपना लाइट होता है। जैसे कि सन का खुद का लाइट है, सन भी एक स्टार है, लेकिन मून के पास अपना खुद का लाइट नहीं है। तो इसलिए स्टार जो होते हैं उनका वो सेल्फ ल्यूमिनस है, उनकी खुद की लाइट होती है, वो खुद अपने लाइट से ही चमकते हैं। और वो क्या गैस से बने होते हैं? वो हॉट गैसेस से बने होते हैं, गर्म गैसों से वो बने होते हैं। और वो क्या जनरेट करते हैं? वो हीट और लाइट को जनरेट करते हैं और रेडिएट इन द स्पेस, और स्पेस में इसको फैलाते हैं। और द नंबर ऑफ स्टार इज़ काउंटलेस। जो स्टार्स के जो नंबर हैं वो काउंटलेस है, बहुत इतना ज़्यादा है कि हम उसे गिन भी नहीं सकते। और वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। और हम इन सब को एक साथ एक बार में स्टार्स को नहीं देख सकते। क्या आप आसमान में एक बार में सारे आसमान में जितने तारे सबको देख पाइएगा? बिल्कुल नहीं। It has been said that at one time we can see not more than 6000 stars। मतलब ये कहा जाता है कि हम जो हैं सो एक बार में 6000 स्टार्स से अधिक को ज़्यादा को नहीं देख पाते हैं। दो स्टार्स आर वेरी ह्यूज बॉडीज़, दे लुक वेरी स्मॉल एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ।
यद्यपि जो स्टार्स की जो बॉडीज़ होती हैं ये बहुत ह्यूज होती है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन दे लुक वेरी स्मॉल, क्योंकि और वे हमें कैसे दिखते हैं, बहुत ही छोटे दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे अर्थ से बहुत दूर हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज़ इज़ यूजुअली मेजर्ड इन ए यूनिट नोन एज ए लाइट ईयर। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच के जो डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं, तो उस मेज़र करने की जो उसकी यूनिट है उसे हम लाइट ईयर में करते हैं, उसको हम लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। Some stars are also so far away that the light radiated by them reaches us in millions of years। तो कुछ स्टार जो हैं वो इतने ज़्यादा दूर हैं कि उनकी लाइट जो है हम तक पहुंचने में मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, इतने दूर स्टार्स होते हैं। द नियरेस्ट स्टार to the earth other than the sun is Proxima Centauri। It is about 1.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। तो जो अर्थ के सबसे नज़दीक का स्टार है वो है सन। देखिए, सबसे अर्थ के सबसे नज़दीक जो स्टार वो सन है, और उसके बाद जो सबसे नज़दीक का स्टार है वो कौन सा है? वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। इसको याद रखिएगा, जो सन के बाद अर्थ के सबसे नज़दीक वाला स्टार कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी। और ये कितने लाइट वर्ष दूर है हमसे? 1.5 यानी कि 4.5 साल। सॉरी, इसमें 4.5 साल नहीं होगा, 4.5 लाइट ईयर्स अवे होगा। 1.5 लाइट ईयर्स, ईयर्स नहीं होगा, ये लाइट ईयर्स होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। डू यू नो में डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज स्टार लाइट टू बेंड स्लाइटली। तो जो एटमॉस्फेयर में जो स्टार लाइट है उसके एटमॉस्फेयर के डिस्टर्बेंस के कारण से जो स्टार का लाइट है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। एज ए रिजल्ट सम ऑफ द लाइट reaches us directly and some gets slightly bent away। this makes a star to twinkle। तो हमें कोई स्टार टिमटिमाता हुआ क्यों दिखता है? जैसे कि एटमॉस्फेयर में जो भी गैस वगैरह जो होती है, धूल कण जो होते हैं, उसके कारण से कुछ स्टार्स की तो लाइट जो है वो सीधे हम तक पहुंच जाती है और कुछ के जो है हल्का मुड़ के आता है, तो जिसके कारण से स्टार हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। लाइट ट्रेवल्स at a speed of about 3 lakh km per second। The distance covered by a ray of light in a year or 365 days is called a light year। तो जो लाइट है वो ट्रेवल जो करती है उसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। ये लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख पर किलोमीटर पर सेकेंड। और जो डिस्टेंस इसके द्वारा कवर किया जाता है एक ईयर में, तो ये जो लाइट एक ईयर में जो डिस्टेंस कवर करता है उसे ही हम लाइट ईयर कहते हैं। एक ईयर यानी कि 365 डेज़ में ये लाइट के द्वारा तय की गई जो दूरी है उसे ही हम लाइट ईयर कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टेलेशन। इफ़ यू ऑब्जर्व द स्टार्स इन द clear night sky, they appear to form different shapes and pattern and move from west to east। आपने कभी रात में स्टार्स को ऑब्ज़र्व किया होगा, जब क्लियर नाइट हो यानी कि बादल नहीं हो, तो ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो स्टार्स हैं वो डिफरेंट आसमान में डिफरेंट शेप्स और वो आसमान में डिफरेंट शेप्स और पैटर्न बनाते हैं और वो हमें मूव करते हुए दिखाई देंगे, हल्के हल्के धीरे धीरे मूव करते हुए वेस्ट से ईस्ट की ओर। द फॉर्मेशन में रिसेंबल एनिमल्स। और ये कैसे कैसे फॉर्मेशन करते हैं, कैसे कैसे फॉर्म बनाते हैं? जैसे किसी एनिमल का फॉर्म बनाते हैं, किसी ह्यूमन का, या फिर कोई और ऑब्जेक्ट का भी फॉर्म बनाते हुए हमें ऐसे ऐसे ग्रुप्स से इनका फॉर्म बनता है। द ग्रुप्स ऑफ स्टार विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। तो ये जो स्टार्स के ग्रुप किसी तरह का कोई फॉर्मेशन बनाते हैं, कोई शेप बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, उसे ही हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर आल्सो कॉल्ड द ग्रेट बियर इज़ ए कॉन्स्टेलेशन ऑफ सेवरल स्टार्स। तो जो उर्सा मेजर है जिसे हम ग्रेट बियर भी कहते हैं,
उर्सा मेजर को क्या कहते हैं, ग्रेट बियर कहते हैं। ये भी जो है बहुत सारे स्टार्स का मिला करके एक कॉन्स्टलेशन बनाता है। इट अपीयर्स इन द नॉर्दर्न स्काई, और ये कहाँ पे दिखाई देता है हमें, नॉर्दर्न स्काई में दिखाई देता है, नॉर्थ साइड के स्काई में हमें ये दिखाई देता है। इन इंडिया द 7 स्टार्स कॉल्ड सप्तऋषि मंडल, इंडिया में हमें 7 स्टार्स का दिखाई देता है, इस टाइप में, इस टाइप का हमको दिखाई देगा, 7 स्टार्स का इंडिया में दिखाई देता है, जिससे हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि मंडल। और ये भी ग्रेट बियर का ही एक पार्ट है। देयर आर सेवरल अदर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स विच हैव बीन गिवन नेम्स बाय द एस्ट्रोनॉर्म्स। तो जो बहुत सारे स्टार्स के जो नेम हैं, वो फॉर्मेशन जो हैं, वो बहुत सारे स्टार्स, बहुत से स्टार्स जो हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ स्टार है, स्टार का जो फॉर्मेशन है, उनके जो नाम हैं वो एस्ट्रोनॉर्म्स के नाम पर उनके नाम दिए गए हैं। एंड द ट्रू ब्राइटेस्ट स्टार एट द हेड ऑफ द सप्तऋषि मंडल कॉल्ड पॉइंटर्स। तो सप्तऋषि मंडल के जो हेड पे जो सबसे ज़्यादा चमकने वाले 2 स्टार होते हैं, उन्हें हम पॉइंटर्स कहते हैं। जैसे कि इसमें देखिए दिखाया गया है इस चित्र में, ये वाला और ये वाला, और इससे दिखाया गया। और इन दोनों पॉइंटर्स के को जब एक साइड लाइन में हम देखेंगे सीधा मिला करके, तो जो सामने दिखाई देगा हमें वही होगा पोल स्टार, यानी कि ध्रुव तारा। और ये कहाँ पे होता है, ये नॉर्थ साइड में होता है। पोल स्टार्स लाइज अबव द नॉर्थ पोल, ये हमेशा नॉर्थ पोल में होता है। और इट ऑलवेज इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, और ये हमेशा हमें जो पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा, ये हमें नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, उससे हमें पता चलता है कि ये नॉर्थ साइड है। इंडिया एंड ग्रीक्स हैव बीन स्टडिंग द शेप्स एंड पैटर्न ऑफ स्टार्स सिंस एंशियंट टाइम्स। तो इंडियंस जो थे और जो ग्रीक्स थे, वो स्टार्स के जो शेप्स है और पैटर्न है, इसके बारे में बहुत ही एंशियंट टाइम से, बहुत ही प्राचीन समय से इसके बारे में वे स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इन मॉडर्न टाइम्स द स्पेस साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉर्मर्स यूज़ पावरफुल एंड लार्ज साइज टेलीस्कोप टू स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज़। तो इंडियंस और ग्रीक्स तो बहुत पहले से ही एंशियंट टाइम से इसके शेप्स और पैटर्न के बारे में स्टडी कर ही रहे थे। और लेकिन जब ये मॉडर्न टाइम में जो स्पेस साइंटिस्ट हैं और जो एस्ट्रोनॉर्मर्स हैं, वो जो लार्ज साइज़ के टेलीस्कोप का यूज़ करके इन सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। द सोलर सिस्टम, तो नेक्स्ट देखते हैं हम द सोलर सिस्टम। द सन एंड इट्स कंपेनियन celestial bodies constitute the solar system. The 8 planets, their companion satellites, asteroids, meteoroids and comets are the members of the solar system. They all revolve around the sun on their fixed path called orbits. तो जो सन है, ये जो सन है और जो इसका कंपेनियन सेलेस्टियल बॉडीज है, इसके मतलब कि साथी जो हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, वो सब मिल करके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। और सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं, 8 सन होता है, 8 प्लैनेट होता है, और उनके साथ ही जो सैटेलाइट हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, ये सब सोलर सिस्टम के मेंबर्स होते हैं। एक सोलर सिस्टम में इतने सभी होते हैं और ये सब उस सोलर सिस्टम का मेंबर होते हैं। और ये सभी क्या होते हैं, ये सभी सन के चारों तरफ, ये सन है तो इसके चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पर, एक फिक्स्ड पाथ है। ये नहीं कि कभी इधर से ऐसे घूमा तो कभी ऐसे घूम गया तो कभी ऐसे घूम गया, ऐसे नहीं, एक फिक्स पाथ पर घूमते हैं। तो जो ये फिक्स्ड पाथ पर जिस पे ये घूमते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ऑर्बिट्स कहते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम, ए क्वेश्चन समटाइम्स अराइजेज इन आवर माइंड, हाउ वर द सन एंड इट्स कंपेनियंस बोर्न। तो एक क्वेश्चन हम सभी के दिमाग में हमेशा आता है कि कैसे सन और इसके जो और साथी प्लेनेट जो है सेलेस्टियल बॉडीज़, तो इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका जन्म कैसे हुआ। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट ए जियांट क्लाउड ऑफ गैसेज एंड डस्ट called the nebula appeared moving in the space about 4.6 billions of years ago. It cooled and gained very fast rotation. तो जो साइंटिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि ये जो
गैसेज और डस्ट का एक बहुत मतलब कि बड़ा जिएंट क्लाउड ऑफ गैसेज एंड डस्ट, गैस और डस्ट का बहुत बड़ा बादल जो था, ग्रुप जो था इस तरह का, जिसे नेबुला कहा जाता था, वह जो है वो स्पेस में अपीयर हुआ और मूव करने लगा इन 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। तो 4.6 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था कि गैसों और डस्ट का एक बहुत बड़ा गोला, जिएंट मतलब कि बहुत बड़ा बादल का गोला जिसको नेबुला कहा जाता है, वो अपीयर हुआ और घूमने लगा। और ये फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडा हुआ और बहुत फास्ट, वेरी फास्ट इसका रोटेशन हुआ। इतना फास्ट हुआ कि इसमें से 8 जो है वो अलग अलग साइज़ के गैसेस के बॉल जो है वो इस नेबुला से अलग हो गए। और जो द रिमेनिंग सेंट्रल मास ऑफ द नेबुला चेंजेस इनटू ए स्टार नोन एज द सन। तो इनमें से जो 8 बॉल्स अलग हो गए, तो वही 8 बॉल्स आगे चल जिन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं, और जो इसका सेंटर में जो बच गया उस जिसे हम जो सन के रूप में जाना जाता है, जिसे हम सूर्य कहते हैं। तो इस तरह से सन और प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। इट इज़ बिलीव्ड दैट सैटेलाइट्स वर फॉर्म्ड when small balls of gases separated from the central mass and were attracted by their companion planets, they began to revolve around their planets. तो ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो ये सैटेलाइट्स है, तो जो सेंट्रल मास था, जो सन था, उससे कुछ 8 तो बड़े बड़े जो गैसेस के बॉल अलग हुए थे, अलग अलग साइज़ के, और कुछ छोटे छोटे भी अलग हो गए थे। तो वो जो छोटे छोटे थे वे अपने अगल बगल के जो ये 8 पार्ट्स थे उनके जो नज़दीक जो था उन्हीं के चारों ओर वो घूमने लगे, और ये क्या कहलाएं, ये सैटेलाइट कहलाएं। डू यू नो में देखते हैं, द वर्ड प्लैनेट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनस थाई विच मीन्स वांडर्ड। तो जो ये प्लेनेट वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड प्लेनस थाई से बना है, जिसका मतलब होता है वांडरर, यानी कि घूमना। The word satellite is derived from the Latin word satellite which means an attendant। तो जो word satellite है ये Latin word satellite से निकला है और जिसका मतलब होता है an attendant, यानी कि एक attendant। The word solar is derived from a Latin word solaris which means sun। तो जो सोलर वर्ड है वो लैटिन वर्ड सोलरिस से निकला है और जिसका मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली इसकी सीरीज़ भी मिलती रहें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि सभी बच्चों को पढ़ने के लिए मटेरियल उपलब्ध हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।